Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 23rd of our module Global Marketing. Today's lecture will be about pricing for international and global markets. If you do remember, here from past 2 lectures we have been discussing about marketing mix for global markets. We have discussed about global products, development of products for global markets, and now we will talk about pricing for international and global markets. In coming lectures we will also talk about distribution for global markets and how to promote your products and services in global markets. So we will discuss marketing mix for global marketing. Before we proceed, let's have a look what we covered in our last lecture. In last lecture, if you do remember, we were talking about developing new products for global market, and specifically saying we covered 2 topics: new product development processes for global markets and introducing new products to global markets. Let's see briefly what we covered in our last lecture. New product development process for global markets. आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना एक न्यू चैलेंज पोज करता है फॉर फर्म्स, दोज फर्म्स जो कि जाना चाहती हैं इंटरनेशनल. अब डोमेस्टिक मार्केट के लिए आप अगर डोमेस्टिक कंपनी है और उसने अपनी मार्केट के लिए प्रोडक्ट डेवलप करनी है, तो वी नो दैट दे हैव टू फेस several challenges, but they are responsible for conducting this process, the process of new product development. But international जो firms हैं, global marketing करने वाली firms जो हैं, they can assign development responsibilities to any one of their often numerous international subsidiaries. उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं, जैसे P&G की पाकिस्तान में सब्सिडरी है, इंडिया में है, फ्रांस में है, थाईलैंड में है, यूएस में है, यूके में है, सिमिलरली ग्रीस में है. सो वो सेवरल सब्सिडरीज को असाइन कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब जब दे हैव न्यूमरस ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, then they have to face several organizational problems like participation of experts in many subsidiaries who will do what, resource allocation, etc. No doubt कि फ्यूचर की सक्सेस किसी भी इंटरनेशनल फर्म की डिपेंड करेगी सब्सटैंशियली ऑन how well they use their resources on a global scale to develop new products for foreign markets. हमने several ways देखी थी कि जिस वजह से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस ग्लोबल मार्केट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेड ऑफिस स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमने बात की थी कि बहुत सारी कंपनीज जो इंगेज होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्लोबल स्केल पे
ओरिजिनली वो कंडक्ट कर चुके होते हैं देयर डेवलपमेंट एफर्ट्स स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज्ड फैशन में इन द फर्म्स डोमेस्टिक मार्केट। वो स्टार्ट में बिगिनिंग में ऑफ द फर्म उन्होंने प्रोसेस जहां से स्टार्ट किया था वो डोमेस्टिक मार्केट से ही स्टार्ट किया था और स्ट्रिक्टली वो ये काम कर चुके हैं जो भी ग्लोबल फर्म होती है। इवन टुडे द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस पे पैसा आप स्पेंड करते हैं, इंटरनेशनल फर्म्स जो स्पेंड करती हैं वो डोमेस्टिकली लोकेटेड फैसिलिटीज में ये सब कुछ होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, मोस्ट न्यू प्रोडक्ट्स जो आइडियाज होते हैं ये फर्स्ट डेवलप किए जाते हैं डोमेस्टिक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। इनिशियल जो इंट्रोडक्शन होती है किसी भी न्यू प्रोडक्ट की वो होम मार्केट में होती है, देन फेज इन इंट्रोडक्शन होती है कंपनीज फॉरेन मार्केट में। ये आपको याद होगा, हमने सारा डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में। इसकी हमने बात की थी कि ट्रेडिशनल अप्रोच की बहुत सारी रीजंस भी हो सकती हैं और होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू अ फर्म्स ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसका जो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इंटीग्रेटेड नहीं होगी, सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, तो मे बी आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट न्यू प्रोडक्ट आइडिया कुछ और हो, R&D वाले कुछ और प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करने के लिए वो भेज दें। सो यू हैव टू बी वेल इंटीग्रेटेड, मार्केटिंग एफर्ट्स वेल इंटीग्रेटेड होनी चाहिए आपकी। दिस रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट एंड इंटरफेसिंग बिटवीन R&D फैसिलिटीज एंड कंपनीज मेन ऑफिस। आपके मेन ऑफिस को पता होता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, वहां पे सारे टॉप मैनेजमेंट बैठती है, मार्केटिंग, फाइनेंस। सो आपके मेन ऑफिस एंड R&D के लोगों के दरमियान फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट इसमें बहुत जरूरी है। देन हमने जो सेकंड देखी थी वे, दैट वाज इंटरनेशनल लीड मार्केट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब लीड मार्केट्स की हमने बात की थी कि लीड मार्केट्स ये वो मार्केट्स हैं जो कि डेवलप बहुत ज़्यादा की उनकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है और इनकी डेवलपमेंट एक्सीड्स दैट ऑफ द मार्केट्स इन अदर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एंड हुज डेवलपमेंट टेंड टू सेट अ पैटर्न फॉर अदर कंट्रीज। ये बाकी मार्केट से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड होते हैं, इनकी डेवलपमेंट एक्सीड भी करती है बाकी मार्केट से और दे सेट एग्जांपल फॉर अदर मार्केट्स टू फॉलो। लीड मार्केट्स सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जैसे कि एम्बॉडीड की जाती है इन प्रोडक्ट हार्डवेयर वगैरह में जो आप देखते हैं सोफिस्टिकेशन सर्किट्स, सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स वगैरह होते हैं। लीड मार्केट्स का सिर्फ ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं होता। द कंसेप्ट ऑफ लीड मार्केट्स ये कवर करता है डेवलपमेंट इन डिजाइन, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, पैटर्न्स इन कंज्यूमर डिमांड एंड मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। अब देखें, पाकिस्तान एक लीड मार्केट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के डिजाइन के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पे भी इतना फोकस नहीं होता। स्पेशली जो मार्केटिंग है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। सो बहुत सारे थिंग्स हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट को लीड मार्केट से डिफरेंशिएट करते हैं। So, not only focusing on technological developments, you should also focus on patterns of consumer demand, marketing की sophistication का level, how you develop the product, R&D, services level, product designing, etc. everything. अब इसकी एग्जांपल आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी ये लीड मार्केट्स हैं। यूके इज लीड मार्केट। जनरल पर्पस जो है, जो कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लीड मार्केट्स का है, ये इज टू फाइंड द सेंटर्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दो इट कॉम्प्लिकेट्स द टास्क ऑफ कीपिंग abreast of the latest development in market demands, product design and production techniques, but
it also leads towards better understanding what sort of product we should produce. Another way to come up with new product was the role of foreign subsidiaries in research and development. हमने इस पे भी बात की थी कि each year several companies ये बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देती हैं टू द पीपल वर्किंग इन फॉरेन सब्सिडियरी एट एनी कंट्री, जो कि दे कम अप विद वेरी गुड आइडिया फॉर बिजनेस या फॉर प्रोडक्ट जो कि लॉन्च की जा सकती है सर्विस के बारे में. लाइक पीपल रशिया के हैं, पीपल फ्रॉम इंडिया, ब्राजील, दे ऑफन गेट अवार्ड्स फॉर सच काइंड ऑफ वर्क. सब्सिडरीज जो कि हैं ये may assume certain R&D functions if products require some adaptation to local markets. अगर आपको adapt करनी है प्रोडक्ट, आपको कस्टमाइज करनी है प्रोडक्ट with the need of local markets, then subsidiaries may have to act. Subsidiaries may have to take development efforts because they know better कि उनकी मार्केट कैसे है, कैसे एक्ट करती है, कैसे परफॉर्म करती है. सो ये समटाइम्स करते हैं डेवलपमेंट का वर्क, बट लिमिटेड स्केल पे. लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने रशिया में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना था. दे आस्क्ड रशियन पीपल टू हेल्प देम ट्रांसलेट सेवरल थिंग्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में इन रशियन. अब ये ड्यूटी किसकी थी? ये रशियन सब्सिडरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की. सो फॉरेन सब्सिडरीज जो इंटरनेशनल फर्म्स की हैं, ये रेयरली दे प्ले एन एक्टिव रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनलेस दे हैव मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग भी है तो तब वो R&D में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं. दे कैन वर्क, बट समटाइम्स सब्सिडरीज सिर्फ सेल सब्सिडरीज होती हैं. वो may not be able to produce product for you, but they can provide feedback on product adjustment or product adaptation. But generally their participation doesn't go beyond generation of ideas. वो सिर्फ ideas ही generate कर सकते हैं और करते हैं. इंटरनेशनल सब्सिडरीज की इंपॉर्टेंस उस वक्त बढ़ जाती है जब लीड मार्केट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री चेंज करती है अपनी पोजीशन. लाइक चाइना आज से पहले लीड मार्केट नहीं था, बट टुडे दे आर बिकमिंग लीड मार्केट in several ways. North Korea is becoming lead market now. So यहाँ भी subsidiaries जो lead market में काम कर रही हैं, they have opportunity to turn these people जो lead market में consumers हैं into effective feedback send करने में and then develop product for them. So sometimes आपको abroad अपनी R&D facilities create करनी पड़ती है in order to obtain input from key markets. Then हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, purchasing research and development from foreign countries. Sometimes instead of developing new product through your own R&D department or personnel, you may acquire such material or information from independent outside source related to development of new product. These sources are usually located in foreign countries that have acquired lead market status. आप R&D की जो help लेंगे, जो कि आपको help करने वाले होंगे, ये sources ये foreign country में होंगे और ये lead markets में होंगे. ऐसा नहीं है कि आप developing country में किसी से आप information लेके आप प्रोडक्ट डेवलप कर दें. अब दीज सोर्सेज जो हैं वहां पे मैनेजर्स कॉमनली रीड लिटरेचर रिलेटेड टू जो कि लीड मार्केट से रिलेटेड है. आल्सो थ्रू रेगुलर विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज एंड ट्रेड फेयर्स, आपके मैनेजर्स जो प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं
या बाय करने जा रहे हैं R&D, ये क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं लीड मार्केट से, तो वहां से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, एंड दिस वे दे बिकम गुड एट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, R&D जब किसी और कंट्री से बाय करें। अच्छा, फॉर कंपनीज विदाउट इमीडिएट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी इन न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड, लाइसेंसिंग एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बन चुका है। लाइसेंसिंग में क्या होता है, आप टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी से बाय करते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी को आप उसकी लाइसेंसिंग फी पे करते हैं। सो टेक्नोलॉजी इन दिस वे आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। सो लाइसेंसिंग के थ्रू वो रिसर्च कंपनीज जिनके पास R&D फंड नहीं है, छोटी कंपनीज हैं, दे कैन हैव दोज टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो किसी और कंपनी ने की है फॉर देयर ओन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी फिनिश्ड गुड को डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन फर्म्स टू सप्लीमेंट देयर प्रोडक्ट लाइन। किसी और प्रोडक्ट, किसी और कंपनी की न्यू प्रोडक्ट उठा के आप अपनी लाइन में डाल के उसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक जीपी है, आपको न्यू प्रोडक्ट भी मिल जाती है, प्रॉफिट भी आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और जो प्रोड्यूसिंग है उसको भी कैश मिल रहा होता है बिकॉज उसकी न्यू प्रोडक्ट आपके सोर्स से सेल हो रही होती है। देन एक्विजिशन भी है कि एक्वायरिंग अ कंपनी फॉर इट्स न्यू टेक्नोलॉजी, आप उसकी सारी प्रोडक्ट्स भी साथ एक्वायर कर लेते हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ब्रांड्स, उसके एवरीथिंग आप बाय कर लेते हैं। सो बहुत सारे कंट्रीज थ्रू एक्विजिशन ऑफ अदर फर्म्स एंटर होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जॉइंट वेंचर्स के थ्रू भी हमने स्टडी किया था कि आप न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर विद टेक्नोलॉजिकली एडवांस फॉरेन कंपनी कैन आल्सो लीड टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और इसका बेनिफिट यह है कि लोअर कॉस्ट में आपको न्यू प्रोडक्ट मिल जाती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस भी या अलायंसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होते हैं। दो कंपनीज या मैनी कंपनीज मिलके या कंट्रीज मिलके न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। जैसे कि तोशिबा जापान की कंपनी थी, उसने अलायंस क्रिएट किया स्वीडिश अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर के साथ टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, और उन्होंने डेवलप भी की और देन अच्छी प्रोडक्ट डेवलप की एंड सेल भी अच्छी हुई। सिमिलरली एयरबस जो कंपनी है, दैट अलायंस बहुत सारे कंट्रीज के दरमियान है। लाइक एयरबस में आपके कंट्रीज जो कि मिलकर वो डेवलप करते हैं, उसमें फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन मैन्युफैक्चरर लीड कर रहे हैं। ये अलायंस आपस में क्रिएट करते हैं और मिलके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। एयरबस 360 एयरबस 380, ये सब इनकी ज्वाइंट एफर्ट्स का है। देन हमने इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स पे हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी, और हमने बात की थी कि न्यू प्रोडक्ट्स विदाउट अ प्रॉपर मैकेनिज्म, विदाउट अ प्रॉपर प्रोसेस के आप डेवलप नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस, जिसमें हमने बात की थी कि आपका प्रोसेस जो स्टार्ट होता है नीड रिकॉग्निशन से होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से होता है, देन आप कंसेप्ट डेवलप करते हैं, कंसेप्ट डेवलपमेंट के बाद कंसेप्ट एवेल्युएशन होता है, कंसेप्ट टेस्टिंग जिसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद कमर्शियलाइजेशन होती है। ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि कौन सी प्रोडक्ट अब्रॉड हमने लॉन्च करनी है? ये डिपेंड करता है सेल्स पोटेंशियल पे। आपको केयरफुल एनालिसिस करना होगा
किसी भी कंट्री का, टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू बाय योर प्रोडक्ट जो कि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आपकी टारगेट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस कंट्रीज में। बट बिफोर दैट आपको डेवलप करनी होगी न्यू प्रोडक्ट। उस डेवलपमेंट के फेज से गुजरने के लिए उसको सेवरल स्टेजेस से पास होना है। कंसेप्ट टेस्ट की एक स्टेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट टेस्ट में आप क्या कहते हैं, जो कंसेप्ट आइडिया आपने जनरेट किया होता है उसकी वैल्यूएशन होती है। आप वैल्यूएशन कैसे करते हैं, आप समटाइम्स मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, स्कोरिंग मॉडल्स यूज करते हैं, आप डिफरेंट स्कोर्स देते हैं उस प्रोडक्ट को जो डेवलप कर रहे हैं, एंड जब वो उन स्कोर्स पे अच्छा स्कोर करता है जो आइडिया, वो सिलेक्ट होता है, और जो स्कोर्स अच्छे नहीं अचीव करता आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। देन आप समटाइम्स किसी क्रूड प्रोटोटाइप बनाते हैं प्रोडक्ट का, आप उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी जानने के लिए आप न्यू प्रोडक्ट को डिफरेंट वे से टेस्ट करते हैं। आप समटाइम्स जो पोटेंशियल कंज्यूमर हैं उनको इनवाइट करते हैं और उन्हें वो दिखाते हैं और उनसे क्वेश्चन आप पूछते हैं कि व्हाट आर देयर ओपिनियंस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, व्हाट डू दे थिंक, एटसेट्रा। अब जो कंसेप्ट टेस्टिंग स्टेज है, इट वुड बी इनकम्प्लीट इफ द प्रोडक्ट्स वर टेस्टेड ओनली इन कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट। आप जहां जहां पे टारगेट मार्केट आपकी एग्जिस्ट करती है, जहां पे यू हैव प्लान टू लॉन्च इट, टेस्ट इट देयर, क्योंकि आपको शॉर्ट कमिंग्स फाइंड करनी है। सो एक फुल टेस्ट इन ऑल द कंट्रीज इज इंपॉर्टेंट कि आप वो देख लें, फाइंड कर लें कि उस प्रोडक्ट में क्या फ्लॉज हैं, क्या उस प्रोडक्ट में अच्छी चीजें हैं। देन टेस्ट मार्केटिंग भी होती है। टेस्ट मार्केटिंग में हमने बात की थी, आपका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अब उसका कमर्शियल पोटेंशियल आपने जानना है कि वेदर वी वुड बी एबल टू सेल इट विद अवर प्रॉपर प्राइस, विद अवर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। देन आप ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट मार्केटिंग एक वे है जिससे हम फाइंड करते हैं सोल्यूशन टू आवर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ कमर्शलाइजेशन, जिसमें हमने कहा था स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग भी होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप सम सिटीज को सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल। देन हमने कहा था सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग भी होता है। सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग इज लाइक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में कुछ रिटेल आउटलेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, एक सिमुलेटेड रिटेल आउटलेट आप बना लेते हैं, या आप विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन कंप्यूटर सिमुलेशन भी कर सकते हैं। देन हमने एक देखा था कि देयर इज अनदर वे यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट इन सेवरल स्टोर्स इन वन सिटी और 1-2 cities। सम स्टोर्स में आप लॉन्च कर सकते हैं और वहां पे पीपल का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज टू टेस्ट मार्केट अ प्रोडक्ट। टेस्ट मार्केटिंग में क्या है, आप सारे पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को टेस्ट करते हैं, वेदर आवर प्रोडक्ट विल बी गुड इनफ टू बी सोल्ड इन एनी अदर कंट्री। टाइमिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट भी हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि कंपनी विल बी फेस्ड विद एस्टैब्लिशिंग द टाइमिंग and sequence of its introduction of new product in its home market and foreign markets। So उसके बारे में अभी आपको डिसाइड करना है कि should we launch product simultaneously in all the countries or should we launch before launching in foreign countries in our domestic market। There are pros and cons in both ways। सारे countries में लॉन्च करते हुए आपको कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और रिस्क भी है। सब में अगर फेल होती है तो रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, अगर एक में फेल होती है दूसरे कंट्री में फीडबैक जाएगा। बट अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं करते, किसी एक कंट्री में लॉन्च करते हैं, तो आपका सीक्रेट आउट हो जाएगा और पीपल विल बी कॉपिंग योर प्रोडक्ट एंड डेवलपिंग देयर ओन वर्जन्स। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। Today's chapter is about pricing for international and global markets.
हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके. आफ्टर studying this chapter, you should be able to differentiate between full cost pricing and marginal cost pricing and explain the implications of both to global marketeers. And you should be able to note how international transportation costs, tariffs, taxes, local production and channel costs all affect pricing decisions. You should be able to explain how different income levels, buying power या buyer power and competitive situations in national markets can require different pricing strategies across these markets. कैसे आप markets ये different है? You should be able to compare and contrast the ways in which exchange rate fluctuates and inflation rates complicate global pricing. You should be able to list various examples of government price controls that global marketeers might encounter. कैसे global marketeers face करते हैं government को in pricing control. Government price controls करती हैं. Sometimes they try to stop price increase and they do create several hurdles for global marketeers ताकि वो अपनी prices को increase ना कर सकें. You should be able to define dumping and describe how it can constrain pricing strategies, and you should be able to understand how the credit and collection infrastructure of a country can affect pricing decision in that country. You should be able to describe how global marketeers can manage export, price escalation, determine transfer prices and effectively quote prices in foreign currencies. You should be able to define parallel imports, explain their causes and list ways in which they may be controlled. You should be able to understand how the credit and collection infrastructure of a country can affect pricing decisions in that country. And at last, you should be able to differentiate among various forms of counter trade and balance the risk and opportunities of dealing with non-cash exchange. So, इस chapter में we will be talking about several things, several important things. Chapter outline देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राइसिंग एंड कॉस्ट फैक्टर्स कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर देखें जो कि प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ्स को देखेंगे, सेवरल टैक्सेस को देखेंगे, लोकल प्रोडक्शन की कॉस्ट को देखेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको भी हम देखेंगे इसमें. एंड मार्केट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसेस को उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इनकम लेवल है, बायर पावर है एंड कंपटीशन वगैरह है. ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइसिंग वो भी देखेंगे. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस कैसे अफेक्ट करती हैं प्राइसिंग को, इन्फ्लेशन रेट्स कैसे करते हैं अफेक्ट प्राइसिंग को, प्राइस कंट्रोल्स कौन कौन से हैं एंड डंपिंग की रेगुलेशंस क्या, डंपिंग होता क्या है, ये भी सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में. देन मैनेजरियल इश्यूज इन ग्लोबल प्राइसिंग भी देखेंगे हम, लाइक मैनेजिंग एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशन, कि एक्सपोर्ट की प्राइस जो है ना उसको बढ़ जाती है जो, उसको कैसे देखें. डिटरमाइनिंग ट्रांसफर प्राइसेस and quoting prices in a foreign currency and dealing with parallel imports और grey markets को भी देखेंगे. setting global prices के भी ऊपर बात होगी and non cash pricing counter trade के ऊपर भी बात होगी. So let's start our discussion about pricing for international and global markets with profit and cost factors that affect pricing. बहुत सारी कंपनीज जो कि स्टार्ट करती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दे बिगिन प्राइसिंग डेलिब्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इंटरनल कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉफिट मार्जिन. यानी कि प्राइसिंग उनकी कंट्रोल होती है कि कितनी कॉस्ट उन्हें आई है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में एंड क्या उनके टारगेट्स फॉर द प्रॉफिट्स हैं. Any effective pricing policy starts with clear understanding of these cost variables and these profit variables.
Therefore, it is very important कि उन कॉस्ट के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाए और उनको कंसिडर किया जाए एज अ प्री रिक्विजिट फॉर प्लानिंग जो कि हम करेंगे इंटरनेशनल प्राइसिंग के लिए। इसमें अकाउंटिंग की बहुत सारी थिंग्स डिस्कस होंगी जो कि हम करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो कॉस्ट आपकी है दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती ओवर गिवन रेंज ऑफ आउटपुट, और वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसका तल्लक आपके आउटपुट के साथ है। जितना आप आउटपुट इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंक्रीज करेंगे, वो वेरी करती रहती है। अब फिक्स कॉस्ट की हम एग्जांपल देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट अगर आप 1 यूनिट बनाए या 1000 यूनिट बनाए वो वैसी की वैसी रहती है। लाइक अगर आपके पास 3 एम्प्लॉय है, आप 1 यूनिट बनाए या 100 यूनिट बनाए, आपने तीनों की सैलरीज देनी है। आपने जो फैक्ट्री है उसका इक्विपमेंट का रेंट, उसके लैंड का रेंट आपने देना है। टैक्सेस कुछ आपके जो है वो आपने देने हैं। सीईओ की सैलरी आपको देनी होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एनर्जी कॉस्ट। जितनी आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे एनर्जी उतनी आपकी ज्यादा यूज होगी। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट किसी भी मशीन की अगर 54,000 रुपीज है, आप सेलिंग इट एट 60,000 रुपीज, द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज। 54,000 की है तो आप 60,000 की बेचेंगे, 6,000 आपका प्रॉफिट होगा जो कि बिफोर टैक्सेस फ्रॉम द सेल ऑफ ईच यूनिट होगा। अभी आपने टैक्सेस पे नहीं किए। हाउएवर अगर एक एडिशनल यूनिट इज सोल्ड या नॉट सोल्ड, द मार्जिनल इंपैक्ट जो अमाउंट्स टू मोर देन एडिशनल प्रॉफिट और लॉस, because the extra cost of additional unit will be limited to its variable cost only, or 26,000 जो कि आपका है वो है। किसी भी एडिशनल यूनिट बनाने के लिए मार्जिनल जो प्रॉफिट होगा वो आपको 34,000 होगा जो कि एक्सेस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल थिंग है, ये आपको जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक, वहां पे टेबल एक बना हुआ 12.1, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज मोर रिलेटेड टू अकाउंटिंग बट इट इज सिंपल, वेरी डिफिकल्ट नहीं है। सो कॉस्ट कंपोनेंट्स जो कि दे मे आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ग्रोइंग एक्सपोर्ट वॉल्यूम एड्स न्यू आउटपुट टू अ प्लांट, कंपनी में अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट रिजल्ट इन ओवरऑल रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट। जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे, यूनिट्स मैन्युफैक्चर ज्यादा करेंगे, उतना आपका कॉस्ट कम होगा। दिस कंसिडरेशन फर्दर सपोर्ट्स द यूज ऑफ मार्जिनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब मार्केटर्स को क्या यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है, उन्हें भी केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर मार्जिनल जो प्राइसिंग आपकी डोमेस्टिक कंपटीशन को हर्ट करती है तो इसका इंपैक्ट आपके एक्सपोर्ट मार्केट पे भी होगा। और कौन सी कॉस्ट है जो कि हमें डिस्कस करनी है? उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। आप इंटरनेशनल मार्केटियर्स को रिक्वायर होती है शिपमेंट करना अपनी प्रोडक्ट की ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। उन्हें कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची, कराची से दुबई वगैरह या सिंगापुर अपनी प्रोडक्ट्स भिजवानी होती है। शिप के जरिए आप भिजवाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद से कराची आप कंटेनर्स पे, ट्रक्स पे आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी कॉस्ट आपकी होती है। अब कॉस्ट ऑफ शिपिंग किसी भी इंटरनेशनल फर्म की प्राइसिंग की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको कंसिडर करना पड़ता है। एक स्टडी जो कि यूएस और कोरिया में हुई कि कैसे यूएस एंड कोरियन कंपनीज सेट करती हैं ओवरसीज प्राइसेस, वो सजेस्ट ये करती थी कि दैट कंपनीज दैट चार्ज हायर प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट्स देन इन डोमेस्टिक मार्केट्स डू सो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जापान में तो उसको वहां से मैन्युफैक्चर करके आपको ट्रांसपोर्ट करना है,
सो इसके वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बियर कर रहे हैं वो अपनी जेब से नहीं करेंगे, वो आपकी जेब से करेंगे, कस्टमर की जेब से करेंगे। सो ये अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इन अदर वर्ड्स के कंपनीज जो के बोथ अमेरिकन या कोरियन है, दे अपीयर टू यूज अ कॉस्ट प्लस मॉडल फॉर सेटिंग प्राइसेस ओवरसीज। उसमें कॉन्शियसली वो ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को। अब जो कि कमोडिटीज हैं, जो इन पर्टिकुलर लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन डिटरमिन हु गेट्स एन ऑर्डर। कमोडिटीज के लिए वहां पे प्राइसिंग आपको लो होनी चाहिए। जो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस सेट करेगी या चार्ज करेगी उसको ऑर्डर मिल सकता है to sell the product in foreign country. For more expensive and differentiated products such as computers या electronic instrument जो कि sophisticated हैं, transportation cost usually represent only a small fraction of total cost and वो उसका effect pricing पे बहुत कम होता है because technology की आप pricing ले रहे हो उस sophisticated product की ले रहे हो। अब जो products हैं जो बिटवीन दो एक्सट्रीम्स है, कमोडिटीज एंड जो डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं, एक्सपेंसिव गुड्स हैं, कंपनीज कैन सब्सटेंशियली अफेक्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन मेथड। उसमें यह है कि आप प्राइस हाई रखनी है, लो करनी है, वो कैसे डिसाइड होगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय कि कौन सा आप यूज करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनर ओशन वेसल्स, जो कि कंटेनर्स आपने बड़े बड़े देखे होंगे, शिप के ऊपर रख दिए जाते हैं, उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव वे फॉर शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया है। उसमें रोल ऑन्स, रोल ऑफ शिप्स हैं जो कि जिन्हें हम रोरो कैरियर्स कहते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स, रोरो कैरियर्स। अब दे हैव रिड्यूस्ड ओशन फ्रेट कॉस्ट फॉर कार्स एंड ट्रक्स टू वेरी लो लेवल्स। आप सीधी गाड़ियां उस पर ले जाते हैं, वो गाड़ियां डेस्टिनेशन में पहुंचा देती हैं और वहां से गाड़ियां निकल के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर देती है। अब किसी भी टाइप की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें इंक्लूडिंग रेल, ट्रक, एयर, ओशन, वो कंसिडरेबली डिपेंड करती है जो एनर्जी वो यूज कर रहे हैं। अब the total cost is of growing concern to international companies and can be sensitive to world price of oil because energy ये है आपकी ऑयल जो ज्यादातर यूज होती है। देन टैरिफ्स भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉफिट एंड कॉस्ट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है प्राइसिंग को। जब ट्रांसपोर्ट की जाती हैं नेशनल बॉर्डर्स पे प्रोडक्ट्स, टैरिफ में हैव टू बी पेड, उस पर टैक्सेस आप पेड करते हो, टैरिफ्स आप पेड करते हो। टैरिफ्स आर यूजुअली लेविड ऑन लैंडेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विच इंक्लूड शिपिंग कॉस्ट टू इंपोर्टिंग कंट्री। इसमें टैरिफ्स में आपका शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाता है, ये जब लैंड करती है प्रोडक्ट उस पर अप्लाई होता है। अब टैरिफ कैसे डिसाइड किया जाता है? टैरिफ्स आर नॉर्मली एक्सेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ लैंडेड वैल्यू। WTO का इसके बारे में जो प्रीवियंस थी वो ये थी कि किसी तरीके से टैरिफ्स को डाउन किया जाए ताकि कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रेड ज्यादा हो। टैरिफ कॉस्ट जो है इट कैन हैव अ रिपल इफेक्ट एंड इंक्रीज प्राइस कंसिडरेबली फॉर एंड यूजर। इसका इफेक्ट यूजुअली प्राइसेस पे बहुत बुरा पड़ता है बिकॉज एंड यूजर्स को जो प्रोडक्ट मिलती है काफी एक्सपेंसिव होती है, एंड यूजर बहुत ज्यादा उसके लिए पे कर रहा होता है। अब इंटरमीडिएट्स जो है उसमें वेदर दे आर सेल सब्सिडरीज या इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दे टेंड टू इंक्लूड टैरिफ कॉस्ट इन देयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो अपने मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में भी इसको इंक्लूड करते हैं जब वो अपने एस्टिमेट कर रहे होते हैं कितना उनको प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है? फाइनल एंड यूजर प्राइस सब्सटेंशियली इंक्रीज कर जाती है। अब समटाइम्स ये होता है कि इंटरनेशनल फर्म्स अवॉइड करती है या कम करने की कोशिश करती है कॉस्ट इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ बाय हैविंग देयर प्रोडक्ट्स रिक्लासिफाइड। अब ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर जो है, इट हैज मार्केटेड इट्स रेंज रोवर
जो कि 4 व्हील ड्राइव उसकी SUV या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है यूनाइटेड स्टेट्स में इन 1980 सिंस 1987। अब जब US टैरिफ्स जो ट्रक के लिए थे फॉर टेम्परेरी इंक्रीज हुए फ्रॉम 2.5 टू 25%, ताकि किसी तरीके से इंपोर्ट्स को स्टेम किया जाए, 4 व्हील जो ड्राइव्स थी जो कि व्हीकल्स थी, दे वर सब्जेक्ट टू हायर टैरिफ, उन पे भी टैरिफ हाई होना था। लैंड रोवर ने कंप्लेन किया कि इट्स जो $40,000 की व्हीकल है उसको क्लासिफाई ना किया जाए एज ट्रक, उसको ट्रक ना समझा जाए। उस पे क्या थी उनकी कोशिश थी कि पॉइंट किया जाए कि ये यूटिलिटी व्हीकल जो है इसके 4 डोर्स हैं, नॉट जस्ट टू लाइक टिपिकल हाई ट्रक्स, एंड दिस व्हीकल वाज रिक्लासिफाइड एंड द हाई ड्यूटी वाज अवॉइडेड। अब हाई ड्यूटी उन्होंने कैसे अवॉइड की? उन्होंने बताया कि ये ट्रक नहीं है, ये स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है, और हाई ड्यूटी जो US लगा रहा था वो ट्रक्स पे लगा रहा था। सो रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू आप कर सकते हैं अपनी ड्यूटी को रिड्यूस। टैक्सेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में आपको कंसिडर करना पड़ता है और आप कंसिडर करते हैं। लोकल टैक्सेस का बहुत इंपैक्ट होता है फाइनल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उस पर। वैरायटी ऑफ टैक्सेस इंपोज किए जा सकते हैं, सेवरल टैक्सेस हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है वो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के जो है या इधर एशियन भी यूज करते हैं। अब ये टैक्स जो है सिमिलर टू सेल्स टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किसी भी कंट्री की, बट इट इन्वॉल्व्स मोर complicated assessment and collection procedure based on the value added to the product at any given stage। कि कितनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होती है इसका उसके ऊपर भी एक फैक्टर है, ये डिपेंड करता है। अब हर कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का है उसके अपने वैल्यू एडिड टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं। हाउएवर जो कॉमन टू ऑल कंट्री इज जीरो टैक्स रेट, या जिसको हम एग्जेम्पशन कहते हैं, जो कि एक्सपोर्ट गुड पे की जाती है। एक कंपनी जो कि नीदरलैंड से बेल्जियम एक्सपोर्ट कर रही है, दे डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन द वैल्यू एडेड इन नीदरलैंड्स। हाउएवर Belgian authorities do collect a tax at Belgium rate on products shipped from Netherlands. Merchandise shipped to any European Union member country from non-member country, जैसे कि पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है या जापान है, वो एक्सेस किया जाता है वैट पे, जो वैट का रेट है ऑन लैंडेड कॉस्ट पे, इन एडिशन टू एनी कस्टम ड्यूटीज जो कि आपके ऊपर अप्लाई की जाएंगी। अब डिफरेंट कंट्रीज दे हैव डिफरेंट sin taxes. These are taxes assessed on products that are legal but are discouraged by society. उसमें सिगरेट्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस और बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, स्वीडन countered a history of massive alcohol abuse in 19th century by enacting Europe's highest taxes on alcoholic beverage in 20th century. उन्होंने उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया ताकि उसकी प्राइस भी बढ़ जाए और कंजम्पशन भी किसी तरीके से कम हो। अब दीज टैक्सेस ने फाइनल जो कंज्यूमर के लिए प्राइस थी उनको इंक्रीज कर दिया, हु इन टर्न रिड्यूस देयर कंजम्पशन। अब स्वीडन्स अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स एंड इलनेस फेल टू लोएस्ट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्यों? प्राइस बहुत ज्यादा अल्कोहल की वहां पे हो गई है। हाउएवर स्वीडन हैव ज्वाइंड यूरोपियन यूनियन, जिसका इसको प्रॉब्लम होगा, यूरोपियन यूनियन के लॉज इस पे अप्लाई होंगे, तब देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑन प्राइसिंग ऑफ दीज अल्कोहलिक गुड्स। अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने की वजह से स्वीडन के बहुत सारे लोग
डेनमार्क जा सकते हैं और वहां से अल्कोहल बाय कर सकते हैं ऑन वेरी लोअर प्राइसेस एंड दे कैन ब्रिंग इट बैक टू स्वीडन। अब रिसर्चर्स एट स्वीडन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं अब के 10% इंक्रीज हो जाएगा टैक्स की कंजम्पशन में ड्यू टू सच काइंड ऑफ रिलैक्सेशन जो कि इंपोर्ट की पे आ रही हैं ड्यू टू पार्ट ऑफ बीइंग यूरोपियन यूनियन। लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट भी समटाइम्स आप इंक्लूड करते हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक यू ऑलवेज इंक्लूड इट इन योर प्रॉफिट एंड कॉस्ट अप टू दिस पॉइंट। जो कि लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट तक हमने एज्यूम किया था कि कंपनी हैज ओनली वन प्रोड्यूसिंग लोकेशन, एक ही जगह पर वो प्रोड्यूस कर रही है अपने गुड्स, फ्रॉम विच इट एक्सपोर्ट्स टू ऑल मार्केट्स, वहां से वो तमाम कंट्रीज में तमाम मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रही है। हाउएवर मोस्ट इंटरनेशनल फर्म्स मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट सेवरल कंट्रीज में। इन सच केसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत सारे चीजों की उसमें इंक्लूड होगी, लाइक रॉ मटेरियल्स, वेजेस जो कि मजदूरों की तनख्वाह होगी, एनर्जी कंजम्पशन एंड फाइनेंसिंग में डिफर वाइडली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये सारी कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगी। अब क्या होगा इसका इम्पैक्ट? इट विल अलाउ अ फर्म टू शिप फ्रॉम अ पर्टिकुलर advantageous location in order to reduce price by taking advantage of lower cost। अब कंट्री टू कंट्री ये सारे वेरिएबल्स जो हमने डिस्कस किए हैं इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं, तो कंपनी की कोशिश होगी कि वो उस लोकेशन पे प्रोड्यूस करे गुड्स या सर्विसेज जहां पे इन फैक्टर्स की कॉस्ट कम होगी। इसका क्या फायदा होगा? प्राइस भी रिड्यूस होगी और फाइनल कंज्यूमर की बाइंग पावर के लिमिट में वो प्रोडक्ट फॉल करेगी और उसको बाय कर सकेगा। कंपनीज increasingly choose production locations that give them advantage in production cost as well as transportation cost, tariffs और any other transfer costs, freight की cost वगैरह में भी उनको advantage देगा। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? judicious management of sourcing points वो reduce कर सकती हैं product cost, एंड इसका ये एक और फायदा होगा, प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। जब कॉस्ट रिड्यूस हुई यू वुड बी एबल टू रिड्यूस द प्राइस और जितना आप मार्जिन चाहें आप उसमें लगा सकते हैं। चैनल कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऐड करता है टू द प्रॉफिट्स और कॉस्ट ऑफ योर फाइनल गुड। चैनल होता क्या है? हम इसको यूजुअली मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। चैनल, when we talk about channel, we are talking about intermediaries, जो कि हमारा प्रोडक्ट हमसे लेकर कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स, ये सारे पार्ट ऑफ अवर मार्केटिंग चैनल। अब चैनल कॉस्ट आर अ फंक्शन ऑफ चैनल लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स एंड लॉजिस्टिक्स। मैनी कंट्रीज में चैनल की लेंथ या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ लंबी होती है, लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट। अब जितना चैनल लंबा होगा हायर कॉस्ट होंगी बिकॉज एवरी चैनल मेंबर विल बी थिंकिंग अबाउट अर्निंग सम मनी एंड यूजर प्राइसेस भी ज्यादा होगी। जितनी एडिशनल लेयर ऑफ इंटरमीडिएट्स होंगी प्राइसेस ज्यादा होंगी। ऑल्सो ग्रॉस मार्जिन at retail level tend to be higher outside the United States। अब क्योंकि logistic system in large number of countries वो less developed है as compared to developed countries, so logistic cost higher होंगी per unit पे। जब higher होंगी prices भी फिर higher होंगी। अब ये तमाम factor add करते हैं extra cost to the product that is marketed internationally। चैनल्स, लेंथी चैनल्स और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, सो प्राइसेस ऑफ गुड वो इंक्रीज हो जाती है। कैम्पबेल एक सूप बनाने वाली कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की है। इट फाउंड दैट कि इसके रिटेलर जो कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है, वो परचेज करते हैं सूप स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ
24 cans per case of assorted soups, requiring each can to be hand-picked for shipment. वो ज़्यादा नहीं बाय करते, कम अमाउंट में बाय करते हैं. In the United States उन्होंने देखा कि कंपनी could sell one variety of soups to retailer in case of 48 cans per case. वो ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं. To handle the smaller purchase lots in England, कंपनी ने क्या किया? They had to add another level of distribution and new facilities. अब जब न्यू डिस्ट्रीब्यूशन की उन्होंने लेयर इसमें ऐड की तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30% हायर हो गई इंग्लैंड में एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स. उसका क्या नुकसान हुआ? प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स इंक्रीज हुई और इन प्राइसेस का इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर हुआ नेगेटिवली. लेट्स सी मार्केट फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस को. कंपनीज cannot establish pricing policies in vacuum. वो एक मार्केट के अंदर एक्ट कर रही होती है, वहां पे काम कर रही होती है, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स उस पे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. इंटरनेशनल मार्केट्स पर्टिकुलरली चैलेंजिंग होती हैं बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ लोकल इकोनॉमिक सिचुएशन आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं. इसमें 3 फैक्टर्स इन पर्टिकुलर स्टैंड आउट जो कि आप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, जिसमें इनकम लेवल है, बायर पावर है एंड कंपटीशन है. अब इनकम लेवल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत सारी इस पे बात की है कि इनकम लेवल ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन वो डिटरमिन करती है द अमाउंट एंड टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट स्पेशली इन कंज्यूमर मार्केट्स. आपकी इनकम ज्यादा होगी, आप अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करेंगे. इनकम कम है, आप अच्छी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं बाय कर सकते. व्हेन डिटेल्ड इनकम डेटा आर नॉट अवेलेबल, इनकम्स आर एक्सप्रेस्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीडीपी या जीएनपी से आप इनकम फाइंड कर सकते हैं. जीएनपी में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स दिस प्लस एनी जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टोटल इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. अब जीएनपी इंक्लूड्स दिस प्लस एनी इनकम दैट रेजिडेंट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड. द न्यू मेयर्स जीएनपी पर कैपिटा एंड जीडीपी पर कैपिटा ये सरोगेट मेयर्स हैं फॉर पर्सनल इनकम्स and are used to compare income levels among countries. ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज किए जा रहे हैं और 2 कंट्रीज या सेवरल कंट्रीज में इनकम लेवल को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं. अब कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जीएनपीज एंड जीडीपीज को आप कन्वर्ट करते हैं सेम करेंसी में. फॉर एग्जांपल डॉलर में आप करेंगे एंड देन आप कंपेयर करेंगे. फर्दरमोर डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप अपनी जरूरियात पे खर्च करने के बाद जो आपके पास बच जाती है वो हमें डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जो कि द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग्स हैव बीन एक्वायर्ड. आप जो नेसेसरी जरूरियात के बाद जो आपके पास बच जाती है. एंड इट कैन आल्सो वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. अब बहुत सारे कंट्रीज में लाइक एशिया में बच्चे जो 20 साल के होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं. virtually all the income they earn is disposable, which makes them an attractive target market. In China, employees of state organization often receive lucrative housing benefits, a practice that markedly increase their disposable income. जहाँ पे आपके पास बचत ज्यादा होगी आफ्टर योर एक्सपेंसेस, वहां पे आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी. इसमें एक और चीज आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है. कंट्रीज विद हायर इनकम लेवल्स ऑफन डिस्प्ले लोअर प्राइस इलास्टिसिटी. अब प्राइस इलास्टिसिटी भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर नेसेसिटीज सच एज फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर, वहां पे कंट्रीज जो के हाई इनकम लेवल पे है वो डिस्प्ले करते हैं लोअर प्राइस इलास्टिसिटी.
These lower elasticities in part reflect lack of alternatives such as doing it yourself that forces buyers in these countries to purchase such good even at higher prices. आप ज़्यादा भी पे कर देते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए. By contrast, बहुत सारे countries जहाँ पे income level low है, a considerable part of the population has additional alternatives for providing their own food or building their own shelters. And should they not have enough money to purchase products or services on cash basis, वो अपनी खुद ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं. Availability of such options increases price elasticity because these countries can more easily opt out of the cash economy than can consumer in developed economies या developed countries में कर सकते हैं. वहाँ पे price elasticity ज़्यादा होती है, price decrease ज़्यादा होने के chances होती हैं. High income में lower elasticity and lower income में high elasticity. अब many multinational जो firms हैं, they can realistically target only a selected segment of population in poor countries even when they adjust their prices downward. अब फर्म्स को चाहिए कि वो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है उनको एक्सेस करते रहे रेगुलरली, स्पेशली जब वो चार्ज कर रही हैं हाई प्राइसेस एंड टारगेट कर रही हैं एलीट को. बायर पावर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अफेक्ट करती है किसी भी कंपनी की प्राइसिंग को. जस्ट एज डिस्पोजेबल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बायर पावर इज आल्सो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर. Large buyers can become important to supplier firms and in turn these buyers can demand lower prices from suppliers. अगर आप बाइंग जो बायर की पावर ज़्यादा है तो आपकी प्राइसिंग इफेक्ट होगी, आपको प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ेंगी. Some global industries में in particular marketers फेस करते हैं चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग बायर पावर इंटरनेशनल लेवल पे. एयरक्राफ्ट कंपोनेंट सप्लायर्स इंक्रीजिंगली जो कि बड़ी एरोस्पेस कंपनीज हैं जैसे कि हनीवेल है, प्रैट एंड वाइटनी है, उनके प्रेशर में आते हैं टू कट प्राइसेस. सो बायर पावर अगर ज़्यादा प्राइसेस आपको रिड्यूस करने पे मजबूर कर देते हैं. देन कंपटीशन इज अनदर थिंग. कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है प्राइस लेवल को इन एनी गिवन मार्केट. अगर आप सोल सप्लायर ऑफ द गुड एंड सर्विस है, किसी भी मार्केट में मोनोपोली है, तो आपके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इंक्रीज डिक्रीज जब चाहें कर सकते हैं. ऑपोजिट इज ट्रू इफ दैट सेम कंपनी हैज कम्पीट अगेंस्ट सेवरल अदर लोकल और इंटरनेशनल फर्म्स. अगर आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं एंड जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो सिमिलर टू देयर गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो वो सेल करें, तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. मार्केट फैक्टर में कल्चर भी है, कल्चर भी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है उसका हमारी फर्म की प्राइसिंग पे. इंपॉर्टेंट फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, उसका इंपैक्ट हो सकता है हमारी प्राइसिंग पे. वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स में ये जो कि अफेक्ट करता है प्राइसेस मूवमेंट को आपका फॉरेन एक्सचेंज है. As exchange rate moves up and down, it affects all producers. When a company's costs are in their domestic currency, जब करेंसी कमजोर होती है, the firm's cost appear lower in another currency, and इसका फिर इम्पैक्ट होता है आपकी प्राइस इंक्रीज के फॉर्म पे. इन्फ्लेशन रेट से इंपॉर्टेंट और चीज है. इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपकी कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी एंड कंपनीज को फिर देन अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ जाती है अगर उन्हें मार्जिन अर्न करना है. अब यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप दे हैव सक्सेसफुली मैनेज इन्फ्लेशन बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स व्हेनेवर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू हीट अप. अब ये कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखें एज कंपेयर्स डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा इन्फ्लेशन प्रॉब्लम रहा है. इन सम केसेस इन्फ्लेशन जो रेट्स थे वो इतने बढ़ गए थे कि 700% तक हो गया. अर्जेंटीना, ब्राजील और बहुत सारे और कंपनीज ने 4 डिजिट्स पे हाइपर इन्फ्लेशन भी देखी है पास्ट में.
अब आप इन्फ्लेशन को कैसे फेस कर सकते हैं? बाय एडजस्टिंग योर प्राइसेस मंथली बेसिस पे, और कंपनीज कैन आल्सो स्टेबल देयर करेंसी, अपनी प्राइस को उस करेंसी में रख सकती है जो कि यूएस स्टेबल है, जैसे यूएस डॉलर है, एंड देन दे कैन ट्रांसलेट प्राइसेस इनटू लोकल करेंसीज ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे उस पर डिसीजन करें। प्राइस कंट्रोल्स के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, लाइक गवर्नमेंट्स होती है, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो कंट्रोल करती हैं इंटायर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए प्राइस को कंट्रोल करती हैं ये। अल्टरनेटिवली रेगुलेशंस में बी अप्लाइड selectively to specific industries such as oil और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल खासतौर पे कनाडा, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज में सब्जेक्ट टू प्राइस कंट्रोल होता है। In European Union, where many aspects of the country's economies are coordinated, methods of controlling prices for drugs can vary considerably. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है प्राइस कंट्रोल, बट इसमें समझने वाली बात यह है कि आप कोशिश करते हैं कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज पे आपका होल्ड हो। डंपिंग देख लेते हैं। डंपिंग क्या होता है? इट्स रेफर्स टू सेलिंग अ प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस, यानी कि बिलो द कॉस्ट एट एनी कंट्री एनी मार्केट पे, इसको हम डंपिंग कहते हैं। जब आप कॉस्ट से बिलो किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो डंपिंग होता है। अब इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस वजह से बहुत सारी कंपनी गवर्नमेंट्स ने एंटी डंपिंग लॉज भी बनाए हुए हैं। कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इसका डोमेस्टिक मार्केटियर्स पे? आप अगर फॉरेन मार्केटियर है, आप यहाँ पे पाकिस्तान में ऑयल पेट्रोल इंस्टेड ऑफ 103 और 4 रुपीज लीटर के या 8 रुपीज लीटर के आप 50 रुपीज लीटर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? आपका सेल होना शुरू होगा, बट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इससे नेगेटिवली सफर करेगी बहुत ज्यादा। देन क्रेडिट एंड कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर थिंग जो कि अफेक्ट करती है हमारी प्राइसिंग को। यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समरी में हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने प्रॉफिट एंड कॉस्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइसिंग वो डिस्कस किए, जिसपे हमने टैक्सेस को देखा, हमने टैरिफ्स को देखा, हमने लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट को देखा, हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखा, और हमने देखा कि कैसे अफेक्ट करती हैं हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस को, आइदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली। इसके अलावा हमने चैनल्स के बारे में बात की, मार्केटिंग चैनल कैसे ऐड कर सकते हैं प्राइसेस को। देन मार्केट फैक्टर्स को देखा जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसेस को। उसमें हमने इनकम लेवल को देखा कि हाउ इनकम लेवल कैन अफेक्ट अवर प्राइसिंग। बायर पावर, कंपटीशन कल्चर के ऊपर बात हुई। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की हमने बात की, जिसमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की डिस्कशन हुई, इन्फ्लेशन रेट्स के ऊपर डिस्कशन हुई, प्राइस कंट्रोल्स पे हमने बात की, एंड डंपिंग रेगुलेशंस पे हमने बात की। आज का लेक्चर पार्ट ए था प्राइसिंग फॉर इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स का। पार्ट बी हमारा 24th लेक्चर में डिस्कस होगा, जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।